हम लोगों की बातचीत चल रही थी कि वित्तीय नियंत्रण, संसद वित्तीय नियंत्रण स्थापित कैसे करती है। तो संसद के वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया पर बात करते हुए हम लोगों ने देखा था कि मुख्यतः संसद धन विधेयक और वित्त विधेयक इन्हें पारित करके वित्तीय नियंत्रण देश पर स्थापित करती है। धन विधेयक की डेफिनेशन ये देखिए, अब कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ये 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति ये संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे और इसे जो कॉमन भाषा में, सामान्य भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, बजट का प्रस्तुतिकरण। यही बजट है जो 112 में वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और हमेशा बजट आप देखेंगे लोकसभा में ही आता है, और उसका लोकसभा में आने का कारण ही यही है कि वो फाइनेंस बिल है, और फाइनेंस बिल हमेशा 117 की बाध्यता के कारण से लोकसभा में ही आएगा, वो राज्यसभा में ओरिजिनेट हो ही नहीं सकता। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर कब करती है, जब वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है, जो फाइनेंशियल ईयर है उसका लास्ट डे, उस दिन वो लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं। और जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें अलग अलग हेड होते हैं। बजट में 2 प्रकार के हेड ये देते हैं, और 2 प्रकार के हेड कौन कौन से दिए होते हैं। एक तो वो खर्च जो हिंदुस्तान के संविधान के द्वारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इस पर चार्ज किया गया है, यानी कुछ खर्च तो ऐसा है जो हिंदुस्तान का संविधान ही भारत की संचित निधि पर भार घोषित कर देता है, और कुछ खर्च ऐसे हैं जो भारत की संचित निधि पर इस संविधान के द्वारा भार घोषित नहीं किए गए, लेकिन फिर भी वो किए तो भारत की संचित निधि से ही जाएंगे, क्योंकि भारत की संचित निधि इसके स्थापना का विचार ही इसीलिए है। भारत की संचित निधि क्यों स्थापित की गई, कैसे स्थापित की गई, इस सब पर बात हुई है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसी से तो खर्च लेना है सारा। तो गवर्नमेंट को वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो उससे पहले ही बताना पड़ेगा कि वो किस प्रकार के खर्च करना चाहती है। हाँ, कुछ खर्च तो भारत का संविधान ही बता रहा है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होंगे। दूसरा फंड हमने बताया था कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। यद्यपि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उससे भी खर्च तभी किए जा सकते हैं जब संसद अनुमति दे, लेकिन दोनों के बीच फर्क है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इससे खर्च करने के लिए प्रियर अप्रूवल संसद का चाहिए। संसद पहले अप्रूव करे और तब आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के साथ ये स्थिति नहीं है। और क्यों नहीं है, नाम इसी से स्पष्ट है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया काय के लिए, कंटिजेंसी आकस्मिकता, इससे निपटने के लिए स्थापित है। आपने कहा था 1950 में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इसको स्थापित किया है। तो कंटिजेंसी तो स्टेब्लिश ही इसीलिए है कि आकस्मिकता अगर आ गई तो उससे निपटा जा सके, और उसमें भी आप प्रियर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट ये रख देंगे। तो कंटिजेंसी जिस समय आई उस समय संसद का सत्र बुलाना और संसद का सत्र बुलाकर प्रियर अप्रूवल लेना, ये कोई संभव ही ना हुआ तब। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके पीछे जो पर्पज है वही फ्रस्ट्रेट ये कर जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। इसलिए जब हम लोगों ने मनी बिल की परिभाषा पढ़ी तो वहां ये लिखा था कि वेदर इट इज अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दोनों की अभिरक्षा, दोनों से पैसा जमा करना और निकालना, इसे मनी बिल माना जाएगा। और दोनों की अभिरक्षा इसे अगर तय करना चाहते हैं, वो
संसद के अधिनियम के द्वारा ही हो सकती है। लेकिन फिर भी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इफ पॉसिबल, अगर हो सकता है तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इससे भी पैसा एक्ट से निकालिए और एक्ट से जमा करिए। लेकिन अगर कोई कंटिजेंसी है, अगर कोई आकस्मिकता है, तो प्रियर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट ये आवश्यक नहीं है। संसद के अनुमोदन के बिना भी, इस आशा में, इन दिस एंटिसिपेशन, गवर्नमेंट में मेक ए एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कि आगे जब संसद के सत्र चलेंगे तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से किए गए खर्च की बाबत वे पार्लियामेंट्री अप्रूवल भूतलक्षी प्रभाव से ले लेंगे। क्योंकि कानूनों का निर्माण रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोनों से हो सकता है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी भविष्यलक्षी प्रभाव, नॉर्मली कानूनों का निर्माण भविष्यलक्षी प्रभाव इसी से होता है, यानी आज बना तो आज के बाद लागू होगा। लेकिन इससे पार्लियामेंट की विधायी क्षमता, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। और पार्लियामेंट ऐसा कानून भी बना सकती है जो भूतलक्षी प्रभाव यानी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इससे लागू हो जाए। आज अधिनियमित हुआ, लेकिन उसका प्रभाव आज से पूर्व से हुआ माना जाएगा। यद्यपि दांडिक मामलों में पार्लियामेंट अपनी विधायी क्षमता का उपयोग इस प्रकार नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर सकती, उसका कारण है, उसका कारण अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 दांडिक मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो भाषा प्रयोग करता है, उसके कारण से भूतलक्षी प्रभाव से संसद दांडिक मामलों में लागू होने वाला कानून ये नहीं बना सकती। क्योंकि कानून इसका मतलब ही ये हुआ कि विच इज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर एज पर नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भूतलक्षी प्रभाव ये दांडिक मामलों में लागू होने वाले कानून को छोड़कर अन्य सारे कानूनों में दिया जा सकता है। और वेदर दैट इज ए जनरल लेजिस्लेटिव प्रपोजल और मनी बिल or finance bill, ultimately all these bills are going to be a law। और उसी प्रक्रिया से सामान्यतः पास हो रहे हैं। बस मनी बिल के मामले में थोड़ा डिफरेंस जरूर आ रहा है, और वो डिफरेंस जरूरी है, इसलिए आ रहा है, इसलिए नहीं कोई अपर हैंड देना है। किसी की गरिमा की रक्षा का सवाल नहीं है, किसी की नाक का कोई सवाल नहीं है। कानून में नाक नहीं चलती, यहां जरूरत चलती है। अगर जरूरत है तो देंगे, जरूरत नहीं है तो नहीं देंगे। और इसीलिए जैसे प्राइम मिनिस्टर जब बने थे पिछले टर्म में, तो उन्होंने कहा था लाल लाइट हटाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाल लाइट आपकी दिमाग की गर्मी का प्रतीक है। दैट इज सिंबल। जरूरत क्या है उसकी, आवश्यकता क्या है? हां, कुछ जगह आवश्यकता है। स्वयं प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी पर लाल लाइट होनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा संबंधी सवाल है, राष्ट्रपति के सुरक्षा संबंधी सवाल है। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्हें कौन सा सुरक्षा संबंधी सवाल है, वो काहे लाल लाइट पर घूमेंगे? तो जरूरत ये चीजों के होने का कारण हो सकती है, लेकिन गरिमा
ये लोगों पर रौब गांठना, ये कोई कारण नहीं हो सकता किसी भी चीज के होने का। हम एक दिन कहीं बैठे थे, 5-6 लोग आए हैं, वो जिस संस्थान में नौकरी करते थे वो संस्थान पहले गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग था, कालांतर में वो निगम बना दिया गया। तो और निगम जब बन जाएगा तो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग से वो किस प्रकार भिन्न हो जाएगा, ये प्रशासनिक विधि का विषय है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का विषय है। लेकिन आप ये मान लो कि जब कोई चीज निगम बन जाती है तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं रहती है। तो उनसे बातचीत के क्रम में हमने पूछा कि आप ये बताओ क्या अंतर आया है, जैसे आप लोग बड़ा विरोध करते हो कि आप गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग ही रहना चाहिए, निगम नहीं बनना चाहिए, अंतर क्या आ गया? आपकी सर्विस कंडीशंस बदल गई हो, खराब हो गई हो, ठीक है, आप विरोध करो भाई। तनख्वाह पहले इतनी मिलती थी अब कम मिलने लगी, छुट्टी पहले कम इतनी मिलती थी अब कम मिलने लगी, कुछ तो हुआ हो जो एडवर्स हो आपके हितों के, तब आप विरोध करो, बात समझ में आती है, अदरवाइज विरोध क्यों? तो उनका उत्तर था कि थोड़ा रौब कम हो गया है। तो हमें बहुत गुस्सा आई, हमने कहा कि तो क्या आप रौब गांठने के लिए नौकरी करते हैं? और वाकई करते हैं। जैसे जिलाधिकारी महोदय, जिला स्तर पर नियुक्त अधिकारी, वो एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियल हो, कोई हो, वो रौब ही गांठ रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रौब के लिए नहीं बनाया गया, रौब का कोई सवाल नहीं है, ये सवाल सिर्फ जरूरत का है। तो मनी बिल जो डिफरेंट रखा गया है उसकी प्रक्रिया वो सिर्फ जरूरत है, इसके कारण से, बाकी कोई कारण नहीं है। और उसमें पर्याप्त तो सावधानी बरती गई है कि सिर्फ मनी बिल यही राज्यसभा की पकड़ से बाहर रहे, बाकी इवन फाइनेंस एक्ट वो भी राज्यसभा की पकड़ से बाहर न हो। अभी हम लोग देखेंगे जब वार्षिक वित्तीय विवरण पर बात करेंगे, क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण जो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति प्रतिवर्ष रखवाते हैं, वित्त मंत्री के माध्यम से, वो फाइनेंस एक्ट यही होता है, वो वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण है और उसके अंतर्गत मनी बिल ये भी पास होते हैं और फाइनेंस एक्ट ये भी पास होते हैं। अभी देखेंगे विस्तार से चीजों को, आप वहां देखेंगे कि हम लोग अनुच्छेद 110 में पढ़ के आए कि करों का, टैक्सेस का इंपोजिशन, टैक्सेस का अबॉलिशन, टैक्सेस का रेमिशन, टैक्सेस का अल्टरेशन और टैक्सेस का रेगुलेशन, ये सारा कुछ मनी बिल है। और गवर्नमेंट चाहे तो उसे मनी बिल के तौर पर पास करा ले, और अगर मनी बिल के तौर पर पास कराए तो राज्यसभा की शक्ति सीमित हो जाएगी और गवर्नमेंट जब टैक्सिंग प्रपोजल लाएगी तो लोकसभा में उसका बहुमत तो होगा ही होगा। लेकिन आप देखेंगे अभी वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रक्रिया को कि एक लोकतांत्रिक परंपरा ये विकसित हुई है, और लोकतांत्रिक परंपरा में आप देखेंगे कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो प्रस्तुत किया जाएगा इसके अंतर्गत जितना जरूरी होगा उतने को ही धन विधेयक की प्रक्रिया से पास कराया जाएगा, अर्थात राज्यसभा की शक्ति से उसे बचाया जाएगा और शेष जो करों संबंधी प्रस्ताव हैं उन्हें भी मनी बिल की तरह नहीं, फाइनेंस बिल की तरह पास कराएंगे ताकि राज्यसभा उस पर अपने प्राधिकार का प्रयोग कर सके। यद्यपि चाहे तो कैसे करें, मनी बिल के तरह उसे पास करा लें टैक्सिंग प्रपोजल्स को, क्योंकि वो तो मनी बिल है ही, लेकिन ऐसा करते नहीं। आपको कोई ताकत दी गई है तो ताकत इसलिए नहीं दी गई कि आप रौब के लिए उसका उपयोग करो। और जो हमारे धर्मशास्त्र हैं
उनमें आप देखेंगे कि दिव्यास्त्रों का वर्णन आता है। तो जब गुरु दिव्यास्त्र देता था अपने शिष्य को, तो वो ये वचन लेता था उससे कि तुम इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग अपनी शक्ति के प्रदर्शन हेतु नहीं करोगे, कि मेरे पास इतनी ताकत है इसके प्रदर्शन के लिए नहीं। जब कभी ऐसी स्थिति आए कि मानव मूल्यों की रक्षा के लिए उनका प्रयोग करना पड़े, तभी करोगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे महाभारत में तो अर्जुन के पास सारे दिव्यास्त्र हैं, लेकिन वो सिर्फ कृष्ण के भरोसे, और कृष्ण को हमने भगवान कहा, तो सिर्फ भगवान के भरोसे युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। तो भगवान के भरोसे तो हर कोई खड़ा है भाई, भगवान का भरोसा तो सबके साथ। लेकिन इधर देखें तो कोई इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर, कोई कवच और कुंडल पहनकर कि उसकी मृत्यु ही नहीं हो सकती जब तक वो कवच कुंडल धारण किए, तो फिर ये तो बराबरी की लड़ाई कहां हुई भाई। अगर अखाड़े में दो पहलवान उतरे तो दोनों के पास जीत और हार का समान अवसर ये होना चाहिए, तभी तो लड़ाई का ठीक अवसर दोनों के पास है, ये माना जाएगा। अगर एक पक्ष में ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु संभव नहीं जब तक वो खुद ना चाहे, और दूसरे पक्ष में ऐसे लोग जो सिर्फ मर्यादा के कारण, कि उन्हें उनके एक मर्यादा है जो विरोध कर रही है, अपने उन शस्त्रों का प्रयोग न करें जिनकी मार से कोई बच ही नहीं सकता, तो धर्म पर कौन है, इसका उत्तर देना कठिन नहीं है। इसीलिए पांडवों के पक्ष को धर्म का पक्ष कहा और इनके पक्ष को अधर्म का पक्ष कहा। आप धर्म और अधर्म की व्याख्या ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, वो माइन्यूट चीजें हैं और माइन्यूट चीजों से देखा जाएगा। ऐसे यहां ठीक है मनी बिल की तरह पास करा सकते हैं, टैक्सिंग प्रपोजल्स को नहीं कराते हैं। अब वार्षिक वित्तीय विवरण इसके पारित होने की प्रक्रिया को देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई। अच्छा, एक चीज और है, प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण पार्लियामेंट के समक्ष आएगा। यह कहां लिख दिया? 112 में। आप देखें 112 में कहता है राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट 5 साल चलनी है भाई, ठीक है बीच में मिड टर्म गिर भी सकती है, लेकिन नॉर्मली 5 साल ही चलती है। तो 5 साल का एक ही बार पास करा दें, नो, ये नहीं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। ये जो पार्ट शुरू हो रहा है इसमें इसे हम क्या बोलेंगे? एनुअल फाइनेंशियल, ठीक है, स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण इसे कहा जाएगा। उससे राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, ऐसा भी यहां पर लिख दिया, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। और राष्ट्रपति कुछ भी करेंगे तो स्वयं थोड़ी करेंगे, वो तो अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पार्ट अब शुरू होगा। हम लोग लेजिस्लेटिव पार्ट पर इस समय बात कर रहे हैं। तो जब एग्जीक्यूटिव पार्ट शुरू होगा तो हम लोग राष्ट्रपति की भूमिका को एनालाइज करेंगे। वहां लिखा है कि राष्ट्रपति कुछ कामों को तो स्वयं करेंगे, और ये काम बड़े कम हैं, बहुत कम है जो वो स्वयं करेंगे। लिखा है राष्ट्रपति स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का या तो स्वयं और या अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयोग करेगा। लेकिन हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, और चूंकि हम बदतमीज हैं इसलिए हम मर्यादाओं को एनालाइज करने में
चूक करते हैं। हमारे साथ यह समस्या है कि हमें कोई भी अधिकार दे भर दिया जाए, बस कुछ ऐसा हो भर जाए कि ऐसा करें आप तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो आप वैसा ही करेंगे भले ही उसकी जरूरत है या नहीं है। ये हमारी आदत होगी। लेकिन यहां ऐसी आशा व्यक्त की गई है, यद्यपि राष्ट्रपति भी आदमी बनेगा और हमारे जैसा ही बनेगा, इसीलिए कानून सर्वोपरि रखने की बात है कि अगर करना भी चाहे तो न कर पाए। ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सर्वोच्च रखा गया और राष्ट्रपतियों ने अपने हिसाब से करने की कोशिश की, तब व्याख्या सुप्रीम कोर्ट की आनी शुरू हुई। और सुप्रीम कोर्ट पे बैठे हुए लोग कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई देवलोक से उतरे हुए लोग हैं, वो भी नहीं है। वहां भी सिर्फ इसकी व्याख्या का हक आपको दिया गया, इससे अलग कोई व्याख्या आप भी देंगे तो मान्य नहीं होगी। इसकी व्याख्या करिए। तो यह लिखा है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से, तो सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए राष्ट्रपति को कि क्या यह स्थिति ऐसी है जिसमें हमें बिना अपने अधीनस्थों की सलाह के काम करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन खुद बताती है कि आपको किस ढंग से काम करना चाहिए। यू आर ए पर्सन ऑफ ए साउंड माइंड, तो आप सिचुएशन के मुताबिक ये तय कर सकते हैं कि इस समय आपको लोगों की से सलाह लेनी चाहिए, सलाह मशविरा करना चाहिए और इस समय अपने मन से काम करना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब एग्जीक्यूटिव पार्ट में हम लोग जाएंगे तो देखेंगे रामजबाया कपूर, शमशेर सिंह, ये मुकदमे आएंगे और इनमें सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि केवल 2 या 3 मौके हैं जहां यह माना जा सकता है कि राष्ट्रपति को स्वयं काम करना चाहिए, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। भाई हम प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जब हम लोग एग्जीक्यूटिव पार्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि केंद्र का मंत्रिमंडल हमेशा होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, केंद्र में हमेशा सरकार होगी। तो अगर हम ये मान लें कि राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिमंडल की सलाह से काम करेंगे, तो अगर प्राइम मिनिस्टर हम हैं और हम अगला चुनाव हार गए तो हम इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने की सलाह क्यों दे देंगे? हम तो कहेंगे हम ही को बनाए रहो, भले ही हम जीते या हारे। तो यहां पर राष्ट्रपति को अपने मन से काम करना चाहिए। जो लिखा है कि राष्ट्रपति या तो स्वयं, तो यहां पर सिचुएशन डिमांड कर रही है कि उन्हें स्वयं से काम लेना चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल की सलाह यानी अपने अधीनस्थों के माध्यम से काम करना चाहिए। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएंगे। अ फाइनेंस मिनिस्टर एज ए सबऑर्डिनेट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is placing the annual financial statement before the both houses of parliament। तो हम ये मानेंगे कि ये राष्ट्रपति ने ही रखवाया है। भाई आपका कर्मचारी, आपका अधीनस्थ, आपके परिवार का सदस्य कुछ कर रहा है तो हम ये क्यों ना माने कि आप ही करवा रहे हैं? ठीक है, तो राष्ट्रपति अगर रखवा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रखवा रहा है और राष्ट्रपति चुप, और राष्ट्रपति को चुप रहना होगा। देखेंगे हम लोग, अगर राष्ट्रपति चुप नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आएगा, उन्हें हटा देंगे राष्ट्रपति से, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा का शपथ लेकर राष्ट्रपति बनते हैं। और संविधान जब यह कह रहा है कि रखा जाएगा
और रखा जा रहा है, और तुम कह रहे हो हमने नहीं रखवाया, तो तुम संविधान का अतिक्रमण कर रहे हो, संविधान की रक्षा कहां कर रहे हो? तो महाभियोग आएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति मना कर पाए, और ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी जब हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में प्रवेश करेंगे, जो कि अब होना ही चाहता है। मोटे में आप यहां पर इतना समझिए, क्योंकि वही बात है कि अध्ययन तो क्रमबद्ध तरीके से चल सकता है। एक बात हम आज बताएंगे, अगली बात कल बताएंगे, लेकिन आइडिया ये तो तब कंप्लीट होगा जब सारी बातें एक साथ समझी जाएं, और एक साथ तब समझी जा सकती है जब कॉन्स्टिट्यूशन में आप सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, तब एक होल कॉन्सेप्ट उभरता है। तो आप मोटे में यह समझ लें कि राष्ट्रपति इससे इनकार नहीं कर सकते कि वार्षिक वित्तीय विवरण न रखा जाए, क्योंकि इस संविधान ने ही उन्हें राष्ट्रपति बनाया है, और यह संविधान ही कहता है कि आप वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएंगे, तो आप मीठा मीठा गप कड़ुआ कड़ुआ थू नहीं कर सकते। अगर आपका एग्जिस्टेंस, अगर आपका अस्तित्व स्वयं इस संविधान के द्वारा है, तो इस संविधान की किसी भी बात का उल्लंघन आप नहीं कर सकते। लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे तो रखवाएंगे, और उस वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या होगा, गवर्नमेंट की जितनी प्राप्तियां, अब प्राप्तियां तो आज तक है ना, आज तक जितनी प्राप्तियां गवर्नमेंट को हो रही हैं, चाहे वो टैक्स के द्वारा, चाहे वह उधार के द्वारा, चाहे जुर्माने के द्वारा, जिस भी रूप से गवर्नमेंट को जितनी प्राप्तियां हो रही, उन सबका एस्टिमेशन, ठीक है ना, कि इतना रुपया हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, और इतना रुपया हमें खर्च करना है, दोनों गवर्नमेंट दर्शित करेगी उस वार्षिक वित्तीय विवरण। अब सवाल यह है, इतना रुपया हमें प्राप्त हो रहा है, ये तो बताएंगे, और अक्सर गवर्नमेंट खर्च ज्यादा दिखाती है। मिल रहे हैं 1000 करोड़, और गवर्नमेंट कहेगी हमें खर्च करने 2000 करोड़। अब ऐसा क्यों होगा? इसलिए क्योंकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मांग चलेगी। कोई कहेगा हमारे यहां पुल बनाओ, कोई कहेगा हमारे यहां सड़क बनाओ, ठीक है ना, और पिछले साल हमने जितना पास कराया था उस सब के मुताबिक सड़क, पुल, अस्पताल, जो कुछ हमें बनाना था वो हम बना ही रहे, लेकिन हर क्षेत्र से अलग डिमांड आ रही है, ठीक है, कोई क्षेत्र संतुष्ट नहीं है, सब कह रहे हैं ये और होना चाहिए। तो जितना चल रहा है उसके लिए तो पैसा पिछले साल मिल चुका है, लेकिन आगे जो डिमांड्स आ रही हैं, और सोशल वेलफेयर स्टेट होने के नाते हम जनता की आवाज को अनसुना ये भी नहीं कर सकते, तो वो खर्चे कहां से पूरे होंगे? क्योंकि उनमें तो कुछ तो, अगर कहीं 10 पुल की मांग हो रही तो 2 तो बनाने ही पड़ेंगे, और 2 भी फ्री में तो नहीं बनेंगे। तो उनके लिए नए टैक्सेस, इसलिए फेसबुक या बुद्धिजीवी बनने से पूर्व सारी चीजों पर विचार कर लेना चाहिए, ठीक है ना। किसी को शौक है क्या? आप सोचो, आप लेखपाल बन जाते हो, तब तो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे आपकी नौकरी चली जाए। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे जिससे उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप खतरे में पड़ जाए? क्यों करेंगे ऐसा? ये तो सामान्य बुद्धि के खिलाफ है, ठीक है ना। कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता, कोई तो बात होगी। बेवफाई आदमी का स्वभाव तो नहीं, कुछ तो रहा होगा। तो होता क्या है कि आप खर्च ज्यादा हो गई, रेल लाइन बिछानी है, हवाई अड्डा बनाना है, जितना बना हुआ है उतने के लिए खर्च हमें मिला है, तो उतना ही होगा। तो डेवलपमेंट कहां हो रहा है? डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा। अब जब डेवलपमेंट के लिए हमें और पैसे चाहिए,
तब गवर्नमेंट दिखाती कि हमें प्राप्त इतना हो रहा है, खर्च इतना होगा, और काहे में खर्च होगा बढ़ा हुआ, तो वो दिखाएगी कि इतना पैसा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही भारत की संचित निधि पर भार घोषित कर रहा है, तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है ना भाई, इतना खर्च, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वेतन, ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल के ऑफिसर्स के खर्च, ठीक है ना, या पब्लिक सर्विस कमीशन उसके खर्च, या उपराष्ट्रपति का वेतन, आदि आदि। गवर्नमेंट कहती है कि इतना तो खर्च भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं घोषित कर रहा है, और इसके अलावा इतने पैसे हमें विकास कार्यों के लिए चाहिए, जिनमें से इतने चल रहे हैं और इतने नए आएंगे। यही तो स्टेटमेंट हुआ, यही तो वित्तीय विवरण हुआ, यही तो स्टेटमेंट हुआ। अब ये जो डेफिसिट है, क्योंकि पिछले जो टैक्सेस लगे वो तो पिछली जरूरतों को पूरा करने के लिए लगे थे, अब ये नई जरूरतें आ गई, इनको कहां से पूरा करेंगे? तो गवर्नमेंट इस वार्षिक वित्तीय विवरण में ये दिखाएगी कि इतने पैसे तो हम टैक्स से लाएंगे। तभी आप देखते हैं हर बजट में टैक्स बढ़ते हैं, लेकिन टैक्स बढ़ाने में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कमजोर वर्ग इसके विरुद्ध, इसको टैक्स से सुरक्षित रखा जाए, या कम से कम इसे पीड़ा हो। जैसे हम अभी कहीं चर्चा कर रहे थे कि इलाज के 3 चरण हो सकते हैं। पहला इलाज होता है बीमारी को ठीक करने के लिए, फिर डॉक्टर कहता बीमारी लाइलाज है, कुछ नहीं हो सकता, तो व्यक्ति की सुखद मृत्यु हो जाए, इसके लिए इलाज होता है। उन्होंने कहा वेंटिलेटर पर रखो, ऑक्सीजन लगाओ, ये करो वो करो, पता है मर जाएगा। यूं तो सबके बारे में पता है, सब मर ही जाएंगे, कोई अमर होके तो आया नहीं। लेकिन इलाज के स्वयं 3 चरण हैं। पहला इलाज होता है मृत्यु को टालने के लिए, दूसरा होता है सुखद मृत्यु देने के लिए, और जब सुखद भी नहीं हो सकती तो न्यूनतम पीड़ा के साथ मृत्यु ये हो जाए, इसके लिए इलाज होता है। ठीक है, न्यूनतम पीड़ा के साथ। जैसे पता है डॉक्टर कहता कि ऑक्सीजन लगा दें तो अब ये 2 दिन चल जाएंगे, ना लगाएं तो अभी 20 मिनट में। तो फिर अगर मछली को पानी से निकाल कर बाहर रख दो तो वो जितना तड़प कर मरेगी, उतना तड़प के तो मरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो फिर इलाज, ऑक्सीजन लगाना इलाज का पार्ट है, लेकिन न्यूनतम कष्ट के साथ मृत्यु हो जाए, इसके लिए इलाज फिर होता है। तो कमजोर वर्ग ये प्रभावित न हो टैक्सेशन से, इसका प्रयास होता है। इसलिए क्या करेंगे, शराब पर टैक्स बढ़ाओ, क्यों पी रहे हो, मत पियो भाई, कोई अच्छी चीज तो है नहीं, और पियोगे तुम जरूर, ये भी मानोगे भी नहीं, तो फिर पैसे दो। सिगरेट पर टैक्स लगाओ, आप देखें हर बजट में सिगरेट पे, शराब पे टैक्स बढ़ते ही हैं, पुड़िया, पान मसाला, सब पे टैक्स बढ़ते हैं। इसलिए बजट आने को होता है तो ये सब चीजें, ठीक है, मार्केट से गायब हो जाती हैं। गायब क्यों हो जाती? सब क्या करते, इकट्ठा करके रख लेते, पैसे तो बढ़ेंगे ही। अब खरीदा हमने 2 रुपए का है, तो 2 रुपए में हमने टैक्स दिए ना, और कल बजट आ जाएगा, ये हो जाएगी 5 रुपए, तो 3 रुपए तो ऐसे फायदा हो गया। ठीक है ना, इसलिए स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हर बार पैसे बढ़ाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आटे पर नहीं बढ़ेगा, किताब पर नहीं बढ़ेगा, किताब में जो इंजीनियरिंग में यूज हो रही है उस पर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां इंजीनियरिंग जो पढ़ रहा है, एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, जो ले रहा है और जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, इनके बीच अंतर तो है ही है, उस अंतर को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका, उन्होंने कहा कि जो अच्छे रेस्तोरां हैं वहां सर्विस टैक्स की दर बढ़ा देंगे। क्यों गए तुम अच्छे रेस्तोरां में? घर पे खाना बना के नहीं खा सकते। अगर जोमेटो से मंगा रहे हो तो 2 रुपए टैक्स भी दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? अगर तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत भी नहीं बची कि तुम जोमेटो के बजाय खुद खाना बना सको,
तो फिर वहां से 2 रुपए महंगा भी आ जाएगा तो क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करेंगे, पार्टियां किसी की हो, कोई पार्टी गवर्नमेंट में हो, बेसिक प्रिंसिपल नहीं बदलते, वो शासन के वही रहते हैं। तो आप देखेंगे इन सब चीजों का ख्याल ये रखा जाता है। हां, कुछ चीजें होती हैं जो बेसिक होता है, आदमी का बेसिक होता है। जैसे हम हैं, हमारा बेसिक ये, हमें नाटक बहुत पसंद नहीं है। आप हमसे मॉर्निंग सर करो, हो सकता हम गाली बके, है मेरी आदत है, नहीं पसंद है। ठीक है, नाटक नहीं पसंद है, क्योंकि हमारा मानना है कि संबंधों का विकास ग्रेजुअल है। ठीक है, धीमे धीमे होता है। आप आए ना, हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हो। क्यों, कौन से संबंध है जिसके कारण से आप हमें सम्मान दे रहे हो, तो धीमे धीमे पता लगेगा ना। और जैसे ही आप अत्यधिक सम्मान प्रदर्शित करना शुरू करोगे, हमें वो सम्मान नहीं लगता, हमें ये लगता है ये चाटुकारिता है। और चलो, हम पर चाटुकारिता का असर नहीं होगा, लेकिन तुम चाटुकार हो इतना तो तय हो गया, तुम चापलूस हो इतना तो तय हो गया, तो तुम अच्छे आदमी नहीं हो ये तो तय हो गया। तो तुमसे क्यों संबंध रखे जाए? ये मेरा बेसिक है, इसे हम नहीं बदल सकते। कुछ लोग होते हैं, उनका कहना होता है अरे वाह, तुम आए नमस्ते भी नहीं किए। नमस्ते तो करनी चाहिए थी कम से कम, इट इज अ पार्ट ऑफ एटिकेट। शुरुआत तो नमस्ते से होगी। अब देखिए, हम में और उनमें गलत कौन है इसका निर्णय नहीं हो सकता, ये बेसिक है जो आदमी लेकर आता है। तो अंतर जो आता है वो सिर्फ इतना है कि जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ, उसे लगा नहीं खेती में उन्नति होनी चाहिए, तो उसने बजट में खेती पर बढ़ावा दिया। ठीक है, खाद सस्ती रहेगी, बीज सस्ते रहेंगे, खेती में उपयोग होने वाले उपकरण है उन पर ये करेंगे। कोई आया, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, खेती में रियायत देने की क्या जरूरत। किसान को जो पैसा नहीं मिल रहा, वो तो इसलिए नहीं मिल रहा ना, उसके गांव से सड़क ही नहीं है मार्केट तक, वो अपनी उपज ला ही नहीं पा रहा। ठीक है, मार्केट तक अगर ले आए तो यहां तो 10 रुपए में आटा बिक ही रहा, उसके 8 रुपए में कौन नहीं खरीद लेगा। उसे खेत पे तो 5 ही रुपए मिल रहे, तो 3 रुपए उसके बढ़ जाएंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे। उसने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं, खेती पे सब्सिडी देने की कोई जरूरत नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। ठीक है, उसने कहा मार्केट, मंडी बढ़नी चाहिए। ये अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है, और इसके आधार पर फेसबुक, ये जो जिनके पास कोई काम नहीं है वो बैठे अपना करते रहते हैं। तो कोई गवर्नमेंट जनहित के विरुद्ध तो निर्णय लेती ही नहीं। क्यों लेगी, काहे लेगी। ठीक है, लेकिन चलता है सब कुछ। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, अब गवर्नमेंट ये बता रही इतने पैसे चाहिए, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है, वो हम कहां से लाएंगे, ये सब उसने बजट में लिखा। ठीक है ना, और ये संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अभी सिर्फ प्रस्तुत किया है, अभी कुछ हुआ नहीं। ठीक है ना, अभी कहां कुछ हुआ, अभी तो सिर्फ गवर्नमेंट ने बताया है कि ये चीजें हैं जो हमें करनी है। अब चूंकि उसकी प्राप्तियां कम है, खर्च ज्यादा है, तो क्या बोला जाएगा, ये घाटे का बजट है। क्या लिखा जाएगा, ये भाई घाटा इसी को तो कहते हैं, है कम, खर्च ज्यादा करना है। लेकिन जो अर्थशास्त्री है, फेसबुकिया नहीं, जो वाकई अर्थशास्त्री है, वो हमेशा इसीलिए कहते हैं कि घाटे का बजट अगर प्रस्तुत नहीं हो रहा है तो देश में विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि इसका मतलब तो ऐसा चला रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ करेंगे तो पैसे की जरूरत है, और पैसे जैसे ही आप इकट्ठा करो घाटे का बजट हो जाएगा। भाई जैसे ही आप पैसा इकट्ठा करोगे वैसे बजट घाटे का हो जाएगा। ठीक है, अब जब घाटे का बजट, लेकिन हिंदुस्तान में
जो फेसबुकिया मूर्ख है वो क्या बताता, घाटे का बजट इनने प्रस्तुत कर दिया। यहां लालू प्रसाद, हम पॉलिटिकल कंसिडरेशन पर बात नहीं कर रहे, लेकिन यहां क्या बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब रेलवे का बजट फायदे में गया। अरे फायदा तो अभी दो मिनट में आ जाएगा। फायदा आने में कितनी देर लग रही? 2000 करोड़ रेलवे से इनकम हो रही, हमने 500 करोड़ की डेवलपमेंट की योजना बनाई, 1500 करोड़ का फायदा हो गया। तो ये तो मूर्खता की बात है। फायदे का बजट मीनिंग देर भाई आपके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन यहां तो अजीब ही स्थिति है, ठीक है। तो घाटे का बजट इसलिए आता है। अब ये वार्षिक वित्तीय विवरण, इस वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या क्या है, हमें टैक्सेस से कितने पैसे मिल रहे हैं ये दिखाएगी गवर्नमेंट, मिल रहे हैं, और टैक्सेस से कितने चाहिए हमें ये दिखाएगी, ठीक है ना। अब तक हम क्या खर्च कर रहे हैं और आगे हमें क्या खर्च करने हैं, कितने पैसे भारत की संचित निधि पर इस संविधान के द्वारा भार घोषित किए गए, और कितने हमें भारत की संचित निधि से चाहिए जो हम टैक्सिंग डेवलपमेंट प्रपोजल्स पर जो हमने यहां लिखे हैं इस पर प्रस्तुत करेंगे। और आप, हमने कल भी कहा कि जैसे घर में काम चलता है, आप अपनी जरूरत घर वालों के सामने रखते हैं सबसे पहले, और जब जरूरत रखते हैं तो घर वाले आपत्ति करते, अरे बेकार की बात है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं। आपने कहा कि भाई हमें स्वेटर चाहिए, उन्होंने कहा अब तो गर्मी शुरू हो गई, भाई अब तो गर्मी आने वाली है, अभी क्या क्या करोगे लेके, जब आए तब ले लेना। फिर आप कहते नहीं नहीं गर्मी मिलेंगे तो छूट मिल जाएगी, क्योंकि टैक्स अपना स्टॉक क्लियर करते हैं लोग। यानी एक जरूरत पर ब्रीफ डिस्कशन पहले होता है। ऐसे जब गवर्नमेंट बजट लाती है तो वित्त मंत्री का बजट भाषण होता है, वित्त मंत्री अपनी बात रखते हैं कि हम ये बजट लाए हैं, इसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने जोर दिया है, हमने एग्रीकल्चर पर जोर दिया है, हमने इस पर जोर दिया, हमने इस पर जोर दिया, और हम इससे ये करना चाहते हैं। उस समय बजट के जो प्रपोजल्स हैं कि रेल लाइन बिछनी चाहिए या नहीं बिछनी चाहिए, सड़क बना दो काम चल जाएगा, इस पर बात नहीं होती। इस समय पॉलिसी कि बजट ऐसा होना भी चाहिए या नहीं, इस पर बात होती है। वित्त मंत्री अपनी बात कहते हैं, फिर लीडर अपोजिशन और सारे लोग उस नीति पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। वो पॉलिसी जो आई है इस पर चर्चा होगी। और हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो सामान्य विधायी प्रस्ताव होता है उसमें भी ऐसा ही होता है। पहले कानून का प्रपोजल रखा गया, उस पर एक ब्रीफ डिस्कशन हुआ, फिर सेकंड राउंड शुरू होता है, और सेकंड राउंड में क्या करते हैं, या तो 3 बातें, या तो इस समय सदन ये निर्णय ले लेता है कि हम सेक्शन वाइज विचार करेंगे, और या फिर निर्णय ले लेता है कि सेलेक्ट कमेटी को भेज दो, उसके बाद जब सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट भेजेगी तब सेक्शन वाइज विचार करेंगे, या यह भी निर्णय ले लेता है कि पब्लिक में बांट दो, जब पब्लिक ओपिनियन आ जाएगी तब सेक्शन वाइज विचार करेंगे। फिर सेक्शन वाइज विचार चलता है सेकंड राउंड में, और थर्ड राउंड में जितना हुआ उसका कंक्लूडिंग और पास हो जाता है। ये 3 राउंड, तो यहां भी यही होगा, है तो ये भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बस केवल ये पैसों से संबंधित है और तो कुछ है नहीं। तो अब क्या होगा, एक सामान्य ब्रीफ डिस्कशन आया, और ब्रीफ डिस्कशन के बाद, ठीक है, संसद ने जो लीडर अपोजिशन वगैरह हैं उन्होंने नीति पर चर्चा की कि भाई खेती पर इतना जोर ठीक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना जोर नहीं, ठीक है। जैसे ट्रंप आए अभी तो उन्होंने क्या कहा, अमेरिका का रक्षा बजट बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अब ये उनकी बेसिक थीम है, ठीक है। अब वो जीत कर आए तो फिर रक्षा बजट क्यों ना बढ़े भाई, रक्षा बजट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट उसे वोट किया है ना। तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट ये कह रहे हैं कि ट्रंप को अपनी नीतियां लागू करने का अवसर मिलना चाहिए। जब वो जीत कर आए, अब आप कौन होते हैं, हाँ ठीक है, वो पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स 2000 रुपए में लागू हो सकती, आप कह रहे हो 2100 चाहिए, 2200 चाहिए, तो 2100 2200 क्यों चाहिए, इस पर बात होगी।
इस पर बात होगी। ठीक है, तो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण आ गया और इस पर ब्रीफ डिस्कशन हो गया। इसके बाद अनुदान की मांगे, अब मांग प्रस्तुत होगी। एक पॉलिसी पर बात आ गई कि भाई रक्षा बढ़ना चाहिए या खेती पर बढ़ना चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ना चाहिए, ये आ गया। अब अनुदान की मांगे कि आपने कहा कि साहब सड़क बनाने के लिए इतने करोड़ चाहिए, इसके लिए इतने चाहिए। अब इन अनुदान की मांगों पर चर्चा ये शुरू होगी। ठीक है ना, कहते आता है अखबार में अनुदान की मांगे प्रस्तुत की गई। ठीक है ना, ये अनुदान की मांगे अब प्रस्तुत होंगी और ये मनी बिल है, इसे पास करना पड़ेगा। और आया किसने? फाइनेंस बिल में। ठीक है, अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू। अनुदान की मांगे राष्ट्रपति ही रखवाएंगे। राष्ट्रपति अब बजट में जो कुछ मांगा गया कि साहब इस पर इतना खर्च, इस पर इतना खर्च, वित्त मंत्री फिर उसके लिए अनुदान मांग रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई इतना पैसा मंजूर किया जाए, ये मांग है ना वित्त मंत्री की। तो ये मांग वित्त मंत्री की किसकी है? राष्ट्रपति की है। अरे भाई बजट में लिखा होगा ना कि हमें रेल बनाने के लिए इतने पैसे चाहिए, तो वो मांग है ना। और रेल लाइन बिछाई जानी चाहिए या नहीं, ये तो डिस्कस हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ बजट के समय पर। ठीक है ना, और अब प्रेजेंटेशन ऑफ बजट के समय प्रस्तुत होने पर भी क्या रहेगा? क्योंकि राष्ट्रपति ही रखवा सकते हैं, तो ठीक है सरकार ने प्रस्तुत कर दिया। फिर आप कहेंगे चर्चा क्यों? अरे भाई चर्चा इसलिए कि हो सकता है सरकार से कुछ छूट गया हो, तो मान लेंगे, कोई बुराई थोड़ी है। चर्चा इसलिए कि भाई अगर लगा कि नहीं भाई ये लोग ठीक कह रहे हैं, सड़क पर इतना खर्च नहीं होना चाहिए, नहीं करेंगे, बदल देंगे चीज को। नहीं बदलेंगे तो फिर उतना ही। अब अनुदान की मांगे प्रस्तुत होंगी, वो भी राष्ट्रपति कराएंगे, क्योंकि वित्त मंत्री कर रहे हैं तो राष्ट्रपति कर रहे हैं। अब अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी कि अनुदान की मांग पर चर्चा क्यों? चलो ये तय हो गया कि भाई स्वेटर आपको खरीदना है, ये तय हो गया। लेकिन अब कौन सा स्वेटर खरीदना है? सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ये खरीदा जाए, यही सबसे बेहतर पॉलिसी हो सकती है। ठीक है ना, शोबर किंतु उसमें गर्मी भी नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, तो फायदा क्या है? तो अब अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी और अनुदान की मांगों में यह होगा कि बढ़ाएगी नहीं, सदन रकम बढ़ाएगा नहीं। अरे भाई तुम जितने मांग रहे हो उससे ज्यादा थोड़ी हम दे देंगे, देंगे तो उसमें भी कम करेंगे। ठीक है ना, तो जो अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है इस पर अब चर्चा होगी और यह तय किया जाएगा कि इतना खर्च किया जाए या ना, बढ़ाया नहीं जाएगा जितना मांगा है। यानी राष्ट्रपति ने जो मांग प्रस्तुत कराई है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती, उसमें कटौती की जा सकती है। और पार्लियामेंटेरियन कटौती प्रस्ताव ही लाते हैं, आता है अखबारों में, सांसद कटौती प्रस्ताव उन्होंने पेश कर दिया है। ठीक है, तो कटौती प्रस्ताव अगर पास हुआ तो माना यह जाएगा कि गवर्नमेंट ने गलत किया, इतने पैसे, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट कभी भी कटौती प्रस्ताव पास नहीं होने देती है। गवर्नमेंट या तो तुम्हारा कटौती मान लेगी, ठीक है, मान ली तो गवर्नमेंट का प्रपोजल हो गया, लेकिन गवर्नमेंट विरोध कर रही है और तुम कटौती प्रस्ताव लाए हुए हो और फिर पास हो जाए तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसलिए वो पास ही नहीं होने देती कभी। फिर कटौती प्रस्ताव लाते क्यों हैं? इसलिए लाते हैं ताकि चर्चा बढ़े। भाई जो कटौती प्रस्ताव ले आएंगे तो चर्चा तो होगी, वो गिरेगा क्या होगा ये तो बात की बात है। ठीक है ना, लेकिन कटौती प्रस्ताव आते हैं। अब अनुदान की मांगे पारित हो गई लोकसभा से, अब ये जाएगी राज्यसभा को और मनी बिल है ये। विद इन 14 डेज राज्यसभा इन पर चर्चा करेगी, लेकिन वोट नहीं होगा राज्यसभा में। ये भी आपका प्री में खूब पूछा जाता है, अनुदान की मांगों पर वोट होगा नहीं होगा, क्योंकि मनी बिल है, फायदा क्या है वोट करने से? भाई कुछ कर तो सकते नहीं तुम, और 14 दिन में वापस आएगा। अब अनुदान की मांगे पारित हो गई, यानी लोकसभा अगर राज्यसभा ने कोई संशोधन प्रस्तुत किए और सहमत हो गई तो माप पारित हो गई, और नहीं अगर उसने संशोधन किया और लोकसभा ने स्वीकार नहीं किया तो फिर लोकसभा ने जिस रूप में पारित किया था उस रूप में पारित हो गया। अब अनुदान की मांगे हो गई।
यानी मांग को मंजूरी मिली है। अब क्या मिला? मांग को मंजूरी मिली है। अब इस मांग को मंजूरी देने के बाद विनियोग विधेयक आएगा। विनियोग विधेयक से यह होगा, जैसे आपकी मांग मंजूर हो गई, ठीक, खरीदो स्वेटर, इतना रुपए देंगे, ठीक है, खरीदो स्वेटर, यह हुआ अनुदान की मांग का स्वीकृत होना, और इतने पैसे देंगे, यह हो गया विनियोग विधेयक। अब एप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, और वो भी क्या है? धन विधेयक। और इस एप्रोप्रिएशन बिल पर कोई अमेंडमेंट नहीं आएगा। जो अमेंडमेंट समय के मुताबिक जरूरी हो गए वो तो आ जाएंगे, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं आएगा। और अमेंडमेंट समय के मुताबिक जरूरी हुआ है या नहीं, इस पर निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। क्योंकि अब विनियोग विधेयक मांग तो पहले ही, अब न कोई प्रस्ताव संशोधन का, न कोई चर्चा, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो सब अनुदान की मांग के समय हो चुका है। और विनियोग विधेयक ये प्रस्तुत होगा लोकसभा में, ये राज्यसभा को जाएगा, 14 डेज में वापस आएगा, क्योंकि मनी बिल है, ठीक है ना, और फिर इसे लोकसभा पास कर देगी। अब गवर्नमेंट अधिकृत हो गई। साल भर का वो खर्च जो अनुदान की मांग के रूप में, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में आया था, पास हो गया। अब गवर्नमेंट, लेकिन अब सब पैसे अभी थोड़ी निकाल लेने हैं भाई, अब सब पैसे अभी थोड़े निकल आएंगे, ठीक है। विनियोग विधेयक पास हो गया। अब इस विनियोग विधेयक के मुताबिक पैसा निकालने के लिए क्या होगा? बार बार एक्ट पास किए जाएंगे, वो सब मनी बिल होंगे, क्योंकि निकालने के लिए, जमा करने के लिए कोई भी बिल पास होगा तो क्या होगा? मनी बिल, ठीक है। तो मनी बिल बार बार आएगा, लेकिन अब विनियोग विधेयक पास हो गया, साल भर का खर्च मंजूर हो गया, अब ये होता रहेगा। अब एक चीज, क्या यहीं पर पूरा वार्षिक वित्तीय विवरण पास हो गया? अभी पास नहीं हुआ है, ठीक है, अभी ये पास नहीं हुआ है। अब देखिए, ये यहां तक हुआ मसला, अनुदान की मांगे पारित हो गई, विनियोग विधेयक पारित हो गया, सैंक्शन मिल गई कि आप इतना खर्च कर सकते हैं। लेकिन उतना खर्च करने के लिए जो नए टैक्सिंग प्रपोजल आए हैं, आपने टैक्सिंग प्रपोजल बताया ना, आपने बताया इतना खर्च हम करते आ रहे हैं और इतना करेंगे, इतना लाइन कहां से? तो आपने बताया इतना हमें प्राप्त हो रहा है, इतना उधार ले लेंगे और इतना टैक्स से ले लेंगे। तो इतना टैक्स से लेंगे और इतना उधार लेंगे, तो उधार आप ले लीजिए। ये तो जैसे विनियोग विधेयक पारित हुआ, मान लिया गया कि भाई आपको उधार लेना अधिक, क्योंकि आपने बताया ना कि हम इतना उधार लेंगे, और उसको विनियोग विधेयक के पास होने के साथ पास कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट नाउ द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू रिसीव सच मनी, ठीक है। कैसे? बाय द प्रोसीजर ऑफ बारोइंग, उधार लेने की प्रक्रिया के द्वारा वो पैसा ले ले, और उसकी अनुमति अनुच्छेद 292 इसके अंतर्गत भारत के संविधान के द्वारा गवर्नमेंट को दी गई है कि गवर्नमेंट एम्पावर्ड है उधार लेने के लिए। और एक चीज और, उधार के साथ एक विशेष बात है, उधार लेने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हां, यह ठीक है कि पार्लियामेंट चाहे तो सीमा लगा सकती कि इतना ही लेंगे आप, इससे ज्यादा उधार नहीं लेंगे। लेकिन कब लेंगे, किस पर्पस के लिए लेंगे, किससे लेंगे, इस पर गवर्नमेंट की शक्ति पर नियंत्रण पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। और आज तक पार्लियामेंट की उधार लेने की जो शक्ति है, गवर्नमेंट की जो उधार लेने की शक्ति है, उस पर पार्लियामेंट के द्वारा कोई सीमा अधिरोपित नहीं की गई है, आज तक नहीं की गई है। और संभवतः अगर पार्लियामेंट कोशिश भी करे तो भी गवर्नमेंट नहीं होने देगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमेशा बहुमत में वहां होती ही है, क्योंकि उधार लेने की ताकत उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है, और इस ताकत का उपयोग आपके खिलाफ होता है रोज।
वो बताते हैं फ्री हम ये बांट देंगे, उधार ले लेते हैं। वो उधार कहां से आता है? फिर जाता तो आप ही की जेब से है। ठीक है, ये उधार लेने की ताकत उनकी, इसीलिए वो इस पर कोई नियंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, और कभी आप तक लगा भी नहीं। लेकिन बजट में ये मान लिया जाता है कि गवर्नमेंट की इस शक्ति पर प्रतिबंध लगाने की इच्छुक पार्लियामेंट नहीं है, क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण में वो दिखा देते हैं कि इतना पैसा हम उधार लेंगे, और उस पर आप कुछ कहते नहीं है। या तो आप कहें इतना नहीं, इतना ही लोग है, ठीक है, तब तो गवर्नमेंट पास ही नहीं होने देगी। ठीक है, गवर्नमेंट को बहुमत में है ही, वो तो करा ही लेगी। संभवतः इसीलिए पार्लियामेंट ने आज तक ये अपनी ताकत का उपयोग भी नहीं किया। तो ठीक है, उधार। लेकिन आपने कहा इतने पैसे हम नवीन टैक्स लगाकर वसूलेंगे। ठीक है, ये आपने कहा। और नवीन टैक्स हम अनुच्छेद 265 की चर्चा करके आए आपसे कि इंपोजिशन ऑफ टैक्स हो, एबॉलिशन ऑफ टैक्स हो, रिमिशन ऑफ टैक्स हो, अल्टरेशन इन टैक्स हो, रेगुलेशन ऑफ टैक्स हो, इट कुड बी डन ओनली बाय इनेक्टिंग ए लॉ। ठीक है ना, यह अनुच्छेद 265 में लिखा। तो अभी नए टैक्स प्रपोजल आपने सदन के समक्ष रखकर उनके प्रति सहमति प्राप्त कर ली कि लगा लीजिए, लगा लीजिए। जबकि अनुच्छेद 265 क्या कहता है? टैक्स लगाना और उसका वसूलना दोनों कानून के मुताबिक होगा। तो अभी टैक्स लगा लीजिए, इतना ही तो मिला। किस पर लगाइए? क्योंकि टैक्स स्वयं 3 प्रकार का है, जनरल, स्पेशल और स्थानीय, लोकल। जनरल सब देंगे, स्पेशल उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये वकीलों पर है, ये डॉक्टरों पर है, ठीक है, ये जो मीट ईटर्स हैं उन पर है, ये जो सामान्य भोजन करने वाले लोग हैं उन पर है। ठीक है ना, स्पेशल। लोकल उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर आप हरिद्वार जाओगे तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं जाओ मत दो। ठीक है ना, तो वो लोकल है। 3 प्रकार के टैक्स प्रपोजल होता है। तो अभी तो सिर्फ इतना ही हुआ ना। अब उन्होंने कहा वकील तो देंगे, लेकिन साहब सुप्रीम कोर्ट वाले नहीं देंगे, तो ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। भाई वकील देंगे तो सब देंगे, सुप्रीम कोर्ट वाले क्यों नहीं देंगे? तो अभी टैक्सिंग प्रपोजल को सहमति मिली वार्षिक वित्तीय विवरण में, लेकिन अभी विस्तार से अधिनियमन बाकी है। ठीक है ना, तो अभी फाइनेंशियल प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ। वित्त विधेयक के रूप में अभी भी कार्यवाही बाकी है, और यहां तक मनी बिल के रूप में गवर्नमेंट ने कार्यवाही कर ली। अब गवर्नमेंट चाहे तो इस टैक्सिंग प्रपोजल को भी मनी बिल की तरह पास करा ले, चाहे तो करा ले, लेकिन गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं करती। इसको वो फाइनेंस एक्ट की तरह पास कराते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जरूरी तो नहीं है। फाइनेंस एक्ट कौन सा? जिसमें अनुच्छेद 110 में वर्णित कोई चीज भी है और साथ में अन्य बातें भी हैं। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट हमेशा टैक्सिंग प्रपोजल को सबसे लास्ट में वित्त विधेयक के रूप में पारित कराती है, और वित्त विधेयक के रूप में सामान्य विधायी प्रक्रिया का अनुपालन होगा। ठीक है, तो टैक्सिंग प्रपोजल्स पर खूब चर्चा होने के बाद वो चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। ठीक है, और उसको अल्टीमेटली दोनों सदनों से पारित कराया जाता है विस्तार से चर्चा के बाद, और प्रेसिडेंशियल असेंट के साथ अब विधायी प्रक्रिया वित्तीय विवरण के संबंध में कंप्लीट हो गई। इतने, यानी वित्तीय विवरण पास होने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट में क्या क्या होगा कौन बताएगा? अनुच्छेद 112। ठीक है, फिर अनुदान की मांगे प्रस्तुत होना, वो संभवतः अनुच्छेद 113 में है, संभवतः। ठीक है ना, हाँ 113। फिर एप्रोप्रिएशन बिल यानी 114, विनियोग विधेयक पारित होगा। ठीक है ना, इसके साथ फिर फाइनेंस एक्ट ये पास होगा, और अब 3 प्रकार की मांगे और प्रस्तुत होती हैं। ठीक है ना,
उन मांगों को क्या कहते हैं? लेखानुदान, अपवादानुदान, प्रत्ययानुदान और पूरक अनुदान और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एक्सेप्शनल ग्रांट्स, ठीक है ना। आपका वोट ऑन अकाउंट ये और प्रस्तुत किया जाता है। वोट ऑन क्रेडिट, इनकी जरूरत क्या है? और ये सब संभवतः 115 या 116 में होनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। हाँ, 115 में है, ठीक है ना। 115 में अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट है, और आपका 116 में लेखानुदान, प्रत्ययानुदान यानी वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑन क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट्स। ये आपका 115 और 116, इनकी जरूरत है। अब देखिए होता क्या है। हाँ, यहीं पर एक चीज और समझ लेंगे। बजट में उन्होंने ये दिखाया कि इतने टैक्स हम नए लगाएंगे और उससे इतने पैसे इकट्ठा करेंगे। और टैक्स ये जो लगाने का प्रपोजल है, इस पर एक्चुअली टैक्स कब लगेगा? बिल्कुल अंत में, बिल्कुल अंत में। यानी जो बजट सत्र चलता है उसके बिल्कुल अंत में आकर इन टैक्सिंग प्रपोजल को वित्त विधेयक के रूप में, फाइनेंस बिल के रूप में इनेक्ट कराते हैं। और जबकि बजट सेशन का लास्ट और बजट सेशन का प्रारंभ, इसके बीच 2-3 महीने का समय होता है, ठीक है ना। तो नए टैक्सिंग प्रपोजल को सहमति तो शुरुआत जैसे प्रेजेंटेशन हुआ वैसे ही मिलेगी, ये तय है लगभग, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुमत में है ही है, वो तो पारित करा ही लेगी। इसलिए गवर्नमेंट को ये सुविधा है। उसके लिए भी एक्ट है एक विशेष, उसका नाम हम इस समय भूल रहे हैं, कि उस एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट को ये ताकत है कि जब तक नए टैक्सिंग प्रपोजल के मुताबिक कानून बनाकर उन टैक्सों को रियलाइज करने की ताकत गवर्नमेंट के पास आए, उससे पहले ही जिस दिन उसने निर्णय लिया कि हम लगाएंगे, उसी दिन से वो वसूल सकती है उस एक्ट के मुताबिक। तो गवर्नमेंट क्या करती, जैसे ही बजट आता है अगले ही दिन से दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जबकि दाम बढ़ाने के लिए एक्ट अभी पास नहीं हुआ, लेकिन दाम अगले ही दिन से बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो 2-3 महीने तक टैक्स की चोरी ये तो होगी ही होगी, ठीक है ना। भाई जब हमने तय कर लिया आज से हम लगाएंगे, तो आज से लगना चाहिए, और 3 महीने बाद हम उसे पारित करा पाएंगे, तो 3 महीने तक तो फिर वसूल नहीं पाएंगे ना। इसलिए एक एक्ट अलग से बना हुआ है जो ये सुविधा देता है गवर्नमेंट को कि जब तक नए टैक्सिंग प्रपोजल कानून का स्वरूप ग्रहण नहीं करते अनुच्छेद 265 की जरूरत के मुताबिक, तब तक गवर्नमेंट उस एक्ट द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर टैक्सों को वसूलती रहे, और गवर्नमेंट तुरंत वसूलना शुरू कर देती है, ठीक है। अब सवाल इन अनुदानों का है। जिस दिन वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, वो कौन सा दिन होगा? फाइनेंशियल ईयर का लास्ट दिन, अंतिम दिन होगा। और पिछले वित्तीय वर्ष की शुरुआत जब हुई थी, तो गवर्नमेंट को जो पैसे दिए गए थे वो एक वित्तीय वर्ष के लिए दिए गए थे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दिए जाएंगे ना। तो जिस दिन बजट प्रस्तुत हुआ उस दिन गवर्नमेंट के पास 1 रुपया नहीं है खर्च करने के लिए, क्योंकि खर्च बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब 1 रुपया नहीं है गवर्नमेंट के पास, और कम कितना भी कम समय लगे तो कम से कम 24 घंटे तो बजट के पारित होने पर लग ही जाएंगे, और बिना पैसे 1 मिनट नहीं चल सकता, ठीक है ना। 1 मिनट नहीं चलेगा, और जबकि इन एक्चुअल तो 2-3 महीने लग जाते। इस समय क्या करें, कैसे चलाएं खर्च? तो पार्लियामेंट क्या करती है, एक लमसम अमाउंट दे देती है गवर्नमेंट को, पहले ही पारित करके, चलो इतना 2-3 महीने अपना खर्च चलाओ। उसे बोलते हैं लेखानुदान, ठीक है। वो लेखानुदान पारित करा रही है, लेखानुदान पारित हो जाएगा, उससे गवर्नमेंट अपना खर्च चलाने लगेगी। ये लेखानुदान है, ठीक है। अब लेखानुदान चल रहा है, कोई एकदम आकस्मिकता आ गई है,
ठीक है, एकदम जरूरत आ गई। हमें पता नहीं है कि उस जरूरत में कितना खर्च किस पर करना पड़ेगा, हमें ये मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन लगता है कि खर्च करना पड़ेगा। जैसे घर में शादी आ गई, अब खर्च होगा, लेकिन कपड़ों पर खर्च होगा, गहनों पर खर्च होगा, किस पर खर्च होगा मालूम ही नहीं है। तो हेड हम बता ही नहीं सकते। आप पूछो काय में खर्च होगा तो हम बता ही नहीं पाएंगे। सिर्फ इतना कहेंगे शादी है यार, पैसे चाहिए, इतना ही तो कहते हैं। जो आपके जीवन के संबंध में सच है वही राष्ट्र के जीवन के संबंध में सच है। ठीक है ना, प्रत्यय, क्रेडिट, इसको क्या बोलते हैं, उधार। ठीक है ना, प्रत्यय लेना यानी उधार लेना। तो प्रत्ययानुदान का मतलब क्या हुआ, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवादानुदान, ये कहां है 116 में। ठीक है ना, और 115 एक्सेस, सप्लीमेंट्री, इन अनुदानों की बात कर रही है। तो लेखानुदान क्या हुआ कि जब तक टैक्सिंग प्रपोजल इनेक्ट होकर आए हैं तब तक गवर्नमेंट का खर्च कैसे चले, इसके लिए लेखानुदान। प्रत्ययानुदान, नेशनल लाइफ चल रही है, इस बीच कोई सिचुएशन आई जिसमें हम ये बता नहीं पाएंगे हमें पैसे काय के लिए चाहिए। ठीक है, हम ये बता नहीं पाएंगे लेकिन पैसे चाहिए और एक्सेस चाहिए, मतलब जो आपने दिए हमें बजट में उससे ज्यादा चाहिए। वो भाई आपने घर भर, साल भर का बजट बनाया घर का, और तब तक किसी रिश्तेदार की शादी का वो आ गया, तो वो उसमें तो शामिल तो नहीं है ना। अब तो एक्सेस चाहिए पैसा। तो एक लमसम, और जो कुछ लेंगे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें कानून बना के ही कुछ हो सकता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। मनी बिल भले ही है वो, लेकिन चाहिए तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल 110 के मुताबिक। तो क्या होगा, राष्ट्रपति प्रत्यानुदान की मांग प्रस्तुत कराएंगे पार्लियामेंट के समक्ष। कौन प्रस्तुत करेगा, वही आपका वित्त मंत्री। प्रक्रिया वही, न कटौती आएगी, अगर कटौती पास हो गई तो माना जाएगा गवर्नमेंट गिर गई, चर्चा होगी, मंजूर होगा, विनियोग विधेयक पारित होगा, सारी चीजें वैसे ही चलेंगी। राज्यसभा को जाएगा लेकिन मनी बिल चुकी होगा तो 14 डेज में वापस आएगा, वो सारा कुछ वैसे ही होगा। ठीक है, और एक लमसम अमाउंट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। ठीक है, बिना कोई पर्पस असाइन किए कि साहब इसमें इतना खर्च, जबकि लेखानुदान में एक लमसम अमाउंट दिया लेकिन इसमें इतना खर्च, इसमें गवर्नमेंट बताती है ना कि हमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए इतना चाहिए, तो वो लेखानुदान है। प्रत्यानुदान में कोई पर्पस असाइन नहीं होगा, एक लमसम अमाउंट जरूरत से निपटने के लिए, क्योंकि जरूरत बताई नहीं जा सकती। हम शादी पूछे काय में खर्च, तो आप बता ही नहीं पाओगे, और ये आपने बताया तो हो सकता है उस पर कम हो, दूसरे पर ज्यादा हो जाए। तो एक लमसम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, ये प्रत्यानुदान है। पारित करने की प्रक्रियाएं वही रहेंगी जैसे बजट को पास कराते हैं। प्रस्तुत करना, ब्रीफ डिस्कशन, उसके बाद दिया जाए, कमी की जा सकती, बढ़ाई नहीं जा सकती, फिर पास करना विनियोग विधेयक, ठीक है ना, और फिर निकालने के लिए अलग से आपका आएगा। ठीक है, तो प्रक्रिया वही है। यह हुआ प्रत्यानुदान। अपवादानुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट, अंदाजा ही नहीं था कि यह खर्च भी आ जाएगा। एकदम युद्ध शुरू हो गया, महामारी आ गई। भाई जब कोरोना आया तो पीपीई किट बनानी है, अब पीपीई किट इससे पहले तो बनानी नहीं थी, एकदम खर्च आ गया और बहुत स्केल पर आ गया। कोरोना की टेस्टिंग किट खरीदनी है, कहां से आएंगे पैसे? तो अपवादानुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट। ठीक है, एक्सेप्शनल ग्रांट दी जाएगी, और एक्सेप्शनल ग्रांट भी उसी प्रक्रिया से पास होगी, राष्ट्रपति रखवाएंगे, पारित होगी, वो सारी चीजें। जिसे मूर्ख कह रहे थे ना, लोकसभा सत्र बेकार बुला लिया इस समय। बताओ, कोरोना चल रहा है, लोकसभा सत्र बुला लिया, ना बुलाए तो करें क्या? तो मुंह चलाना बहुत आसान है, लेकिन जरूरत क्या है इसको समझना ये कठिन है। आप ही नहीं,
बहुत काबिल और संवेदनशील हैं समाज के प्रति, वो भी है। और संपूर्ण संवेदनशीलता के बाद भी अगर वो कुछ कर रहे हैं तो कोई मजबूरी रही होगी, तभी कर रहे हैं। तो उस मजबूरी को समझने का प्रयास ये जरूर होना चाहिए। तो अपवाद अनुदान ये होगा। फिर अनुपूरक सप्लीमेंट्री ग्रांट्स या एक्सेस ग्रांट जो आपका 115 में है, ठीक है ना। और विनियोग विधेयक कहां पारित करते हैं? 117 में, नहीं 117 में विनियोग विधेयक नहीं, विनियोग विधेयक तो शायद 114 में है ये, हाँ 117 में वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल है, यानी 117 में फाइनेंशियल बिल, उसके बारे में प्रोसीजर, ठीक है ना। फाइनेंशियल बिल के संबंध में प्रक्रिया होगी 117 में है। क्या है 117 में? अच्छा, विशेष उपबंध, ठीक है। तो आपका 116 वो सॉरी 115 सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। अब किसी सेवा पर हमने सोचा था 2000 करोड़ खर्च होंगे, कोरोना का आ जाना अपवाद है, कोरोना एंटीसिपेशन नहीं था, लेकिन हमने सोचा था ये मेडिकल कॉलेज बन जाएगा 2000 करोड़ में। वो तब तक यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, या ईरान इजराइल में टेंशन बढ़ गई। अब उसकी वजह से लाल सागर से मालूम पड़ा व्यापारी कोच निकल ही नहीं पा रहे हैं। भाई टेंशन बढ़ गई, तो अगर मिसाइल चलेगी तो ये तो देखेगी नहीं कि नहीं नहीं साहब वो तो इजराइल को ही लगनी है, या इजराइल वाले कहें नहीं वो तो ईरान को ही लगनी है, और जो हिंदुस्तान का जहाज जा रहा है इस पर न लगे, ऐसा तो होगा नहीं, तो लगेगी। तो जब लगेगी तो वो रास्ता तो बंद करना पड़ेगा जहां युद्ध चल रहा है। अब दूसरी जगह से आएगा, दुनिया तो गोल है, लेकिन दूसरी जगह से जब लाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन के खर्च तो बढ़ेंगे भाई, ट्रांसपोर्टेशन के खर्च तो बढ़ ही जाएंगे, और जब ट्रांसपोर्टेशन के खर्च बढ़ेंगे तो महंगा तो हो ही गया। जो काम हम 200 करोड़ में सोच रहे थे वो 500 करोड़ में होगा। और हम थोड़ी लड़ाई के पार्ट हैं, हमें तो अपना काम चलाना ही पड़ेगा। तो एक आपका क्या हुआ, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की जरूरत हो सकती है बीच वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष का बीच चल रहा है, और तब तक किसी सेवा पर अनुपूरक अनुदान सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की जरूरत हो गई। तो फिर राष्ट्रपति उसी ढंग से उसे रखवाएंगे संसद के दोनों सदनों के समक्ष, और उसे उसी ढंग से पारित कराएंगे जैसे बजट पास कराते हैं, ठीक है ना। तो ये लेखानुदान, अपवादानुदान, प्रत्यानुदान, अनुपूरक अनुदान, बजट और फाइनेंस बिल हमेशा लोकसभा में। एक चीज और कि 112 ये कहता है कि बजट में आप दोनों बातें दिखाएंगे, जो ऑलरेडी इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, संविधान के माध्यम से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर खर्च घोषित किया गया वो भी, और जो आप विकास के कामों के कारण कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च करना चाहते हैं वो भी। और पीछे हम लोग पढ़ के आए थे धन विधेयक में कि पार्लियामेंट ये कर सकती है कि किसी खर्च को भारत की संचित निधि पर भार घोषित कर दे, ये वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर भारत की संचित निधि पर वो कोई भार घोषित कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाया जाएगा और वो पास कराएंगे सारा कुछ, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल फाइनेंशियल कंट्रोल है पार्लियामेंट का गवर्नमेंट के ऊपर। ये आपको एक बार में ऐसे बता दिया गया। अब आर्टिकल वाइज है, ये सारी बातें जो बोली गई ये आर्टिकल वाइज लिखी हुई हैं, 112 से लेकर के और 117 तक। और 117 क्या कर रहा था, वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध। वही मेरा दिमाग फ्लिप कर गया था कि वो हमने बात क्यों शुरू की कि साहब जो है संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर भारत की संचित निधि पर भार घोषित कर सकती है। ये बात ही हमने क्यों शुरू की थी, तो वो 117 की वजह से शुरू की थी। 117(3) ये कह रहा है
कि अगर कोई ऐसा बिल लाती है गवर्नमेंट जिसके माध्यम से वो क्या करना चाहती है, भारत की संचित निधि पर कोई भार घोषित करना चाहती है और उसे मनी बिल की तरह नहीं लाना चाहती, ये तो मनी बिल की तरह ले आए, बात अलग हो गई, तब तो फिर राज्यसभा की भूमिका ही खत्म। लेकिन मनी बिल के तरह नहीं लाना चाहती, वित्त विधेयक के रूप में, क्योंकि उनकी जरूरी थोड़ा है वो मनी बिल के रूप में लाए। भाई मनी बिल जो है उन्हें भी फाइनेंस बिल की तरह ले आए, ऐसा कर सकते हैं वो, और करते ही हैं, क्योंकि यही अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक स्पिरिट है। जहां जरूरत है सिर्फ विनियोग विधेयक, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, वो मनी बिल की तरह पास कराते हैं, बाकी वो वित्त विधेयक की तरह पास कराते हैं। तो 117(3) कहता है कि अगर ऐसा कोई एक्ट आ रहा है तो इसे भी वित्त विधेयक मानेंगे, और यह भी सिर्फ लोकसभा में आएगा, यह भी राज्यसभा में नहीं आएगा। यद्यपि यह ऐसा विधेयक है जिसमें कुछ खर्च भारत की संचित निधि पर जाना है, लेकिन फिर भी यह आएगा वहीं। आप 117(3) एक बार देख लेंगे। 117(3) क्या कहता है? जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर, अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर, यानी अगर इनेक्ट हो रहा है और इन्फोर्स किया जा रहा है, भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की। और बात बदल गई, और बात बदल गई। राष्ट्रपति को रिकमेंड करना होगा दोनों सदनों को कि आप इस विधेयक पर विचार करें, और तब संसद के दोनों सदन उस पर विचार करेंगे। तो भारत की संचित निधि से यूं खर्च कर पाना आसान नहीं है। और बाकी 117(2) है, आप लोग अपने आप ये सारे आर्टिकल्स देखेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो हमसे पूछ लेंगे, बाकी इतना बता देने के बाद समझ में ना आने लायक कोई बात बची नहीं है। ठीक है, आज ही देखेंगे इसको और कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। ये होने के बाद एक दिन और लगेगा इसमें वो ये बात करने में कि जो ये चर्चा चलती है कि भारत की संसद कोई कानून बना सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? जो पढ़े लिखों के बीच चर्चा का विषय रहता है। बस एक बात और बची इसमें, ये करने के बाद उम्मीद हम ये करते हैं कि मंगल से हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में प्रवेश कर लेंगे और देखेंगे।